अब रुख करते हैं न्यूज हेडक्वार्टर का। तो दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो चुका है और रेखा राज आ चुका है और नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने औपचारिक रूप से अपने पद को संभाल लिया है। पद संभालते ही वो एक्शन में भी नजर आई। दिल्ली और दिल्ली वालों को नई मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता मिल चुकी हैं और अब बारी है दिल्ली की जनता से किए गए वादों को पूरा करने की। रेखा गुप्ता कैबिनेट की पूरी टीम अब एक्शन में आ चुकी है और कई बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है। दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट के बाद जिन बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है उसकी फहरिस्त लंबी है। आयुष्मान भारत स्कीम योजना, जन आरोग्य कार्ड योजना, मोहल्ला क्लिनिक से आरोग्य मंदिर, 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का अपग्रेडेशन, आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, 1139 प्राइमरी हेल्थ केयर का विस्तार, आशा वर्कर्स की तैनाती और टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग। ये वो फहरिस्त है जो दिल्ली के 100 दिनों के प्लान में है और इन पर रेखा गुप्ता की कैबिनेट मोहर लगा सकती है, जो दिल्ली वालों से किए गए वादों की पहली किस्त होगी। दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 6 मंत्रियों के साथ रामलीला मैदान में शपथ ली और इस मौके पर पीएम मोदी भी वहां पर मौजूद रहे। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, रविंद्र इंद्रराज और पंकज सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों को बधाई दी और लोगों का अभिवादन किया। चंद्रबाबू नायडू, देवेंद्र फडणवीस, भजनलाल शर्मा, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और पवन कल्याण समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मंच पर मौजूद थे। शपथ के बाद मंत्रियों ने कहा कि उनका फोकस अब जनता से किए वादों को पूरा करने पर है। दिल्ली की सेवा करेंगे। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा। का जो विजन है उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी है और ये बड़ी जिम्मेवारी है। अब सबकी नजरें दिल्ली की डबल इंजन सरकार पर हैं कि वो अपने वादों पर कितनी खरी उतरती है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आज सुबह से ही रामलीला मैदान में जश्न का माहौल बना दिया था। महिला कार्यकर्ताओं में अलग ही खुशी की लहर देखने को मिली। दिल्ली के रामलीला मैदान में सुबह से ही ढोल नगाड़े बजने लगे। बीजेपी कार्यकर्ता नाच गाकर 27 साल बाद दिल्ली में अपनी सरकार बनने का जश्न मनाते दिखे। राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। बीजेपी नेतृत्व ने बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली एक कार्यकर्ता को सीएम की कुर्सी पर बिठाया। इस कदम ने कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने का काम किया। खानदानी परंपरा तोड़ दी गई है। अब जो शुरू से चलती आ रही थी कि उसका बेटा है राजा का बेटा राज बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो कार्य करेगा। शपथ समारोह के लिए रामलीला मैदान बीजेपी के झंडों से पटा हुआ था। रेखा गुप्ता वहां पहुंचे नेताओं का अभिवादन करती दिखी। उन्होंने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। रेखा गुप्ता और प्रवेश वर्मा जब मिले तो एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान प्रवेश वर्मा ने किसी तरह की नाराजगी से इनकार भी किया। अब बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की, जब एक सोसाइटी में हंगामा यहां मच गया। यह हंगामा तब मचा जब एक महिला की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नोएडा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी, लोगों की भारी नाराजगी। भारी संख्या में नोएडा पुलिस के खिलाफ हाय हाय करते ये लोग ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 2 के 12वें एवेन्यू के हैं। लोगों का गुस्सा नोएडा पुलिस पर तब फूट पड़ा जब वो एक डॉग प्रेमी महिला से निपटने में निष्क्रिय रहे। डॉग प्रेमी महिला की करतूत क्या थी वो भी देखिए। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो को देखिए। एक बच्चा लिफ्ट में सवार है, तभी अचानक एक फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। एक महिला बिना जंजीरों के डॉग के साथ खड़ी रहती है। बच्चा डर से सहम जाता है। महिला के सामने मासूम दोनों हाथ जोड़कर डॉग को अंदर न लाने की अपील करता है, लेकिन डॉग प्रेमी महिला ने अपनी हरकतों से पूरे समाज को शर्मसार कर दिया। महिला ने न सिर्फ डॉग को लिफ्ट में एंट्री करवाई बल्कि बच्चे के साथ मारपीट भी की और बच्चे को मारपीट कर लिफ्ट से बाहर धकेल दिया। महिला की शर्मसार करने वाली पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद है और पुलिस चुप है।
बच्चे इस देश का भविष्य हैं और हर माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में इसलिए भेजते हैं ताकि वो अच्छी शिक्षा हासिल करके अपना और देश का भविष्य संवार सकें। लेकिन मध्य प्रदेश के डिंडोरी के एक स्कूल का हाल कुछ और ही है। देह पर स्कूल ड्रेस और हाथों में दीवार खड़े करने वाली ईंटें। एक नहीं, जितने बच्चे उतने हाथों में दीवार खड़े करने वाली ईंटें। जो सवाल आपके मन में उठ रहा है वही सवाल एनडीटीवी भी उठा रहा है। आखिर बच्चों के हाथों में किताबों की जगह ईंट क्यों है? लेकिन सच यही है, मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य डिंडोरी जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के नाम पर नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मामला जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर प्राथमिक शाला लुट गांव का है। यहाँ नन्हे मुन्ने छात्रों को पढ़ाने के बजाय मजदूरी का काम कराया जा रहा था। यहाँ प्राइमरी स्कूल परिसर में शौचालय का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके लिए मासूम बच्चों से ईंट ढुलवाने का काम कराया गया। इस घटना को लेकर गांव के एक युवक ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पूरी घटना शुक्रवार 14 फरवरी 2025 की है। हद तो तब हो गई जब एनडीटीवी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो ये पाया कि स्कूल के हेडमास्टर डुमारी परस्ते नदारद हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है और 13 जनवरी से अब तक 55 करोड़ से ज्यादा लोग यहां स्नान कर चुके हैं। लेकिन इस बीच एक शर्मनाक करतूत सामने आई है जब महिला श्रद्धालुओं के नहाने के वीडियो बेचे जाने की बात सामने आई। आखिर वो कौन है जो महाकुंभ में महापाप कर रहा है? महाकुंभ में महिला श्रद्धालुओं के स्नान का वीडियो सोशल मीडिया पर बेचने वाला एक ग्रुप सक्रिय है। लेकिन अब वो यूपी पुलिस के हाथों से बच नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही खबर सामने आई यूपी पुलिस हरकत में आ गई है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो शर्मनाक कृत्य को कर रहे हैं। जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक वीडियोस के लिए कई नामों से ऐसे ग्रुप बनाए गए हैं। मसलन गंगा रिवर ओपन बाथिंग ग्रुप, हिडन बाथ वीडियो ग्रुप, ओपन बाथ वीडियो ग्रुप। इसके अलावा 1999 से 3,000 रुपए तक की फीस ली जा रही थी। आईटी एक्ट के अंतर्गत और बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में, ये सीरियस ऑफेंसेस में अपराध है। इनमें गिरफ्तारियां होंगी। जो लोग ऐसे वीडियो खरीद रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी, जो बेच रहे हैं उनकी तो होगी। प्रयागराज पुलिस अब तक कई लोगों पर एफआईआर कर चुकी है, जबकि कई लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पौष इलाके नोएडा की, जब एक टेंट गोदाम में यहां भीषण आग लगने से हाहाकार मच गया। चारों तरफ हाहाकार है, भीषण आग की लपटें और आसमान में काले धुएं का गुबार है। वीडियो देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि हादसा कितना भयानक है। जबकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है और भीषण आग की लपटों को काबू करने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन आग अपना रौद्र रूप दिखा रही है। ये भीषण आग की लपटें नोएडा के सेक्टर 122 की हैं, जब टेंट गोदाम में लगी एक छोटी सी चिंगारी ने भीषण आग का रूप ले लिया और थोड़ी ही देर बाद पूरा टेंट गोदाम जलकर खाक हो गया। भीषण आग की खबर लगते ही आसपास के इलाकों में हाहाकार मच गया, लेकिन गनीमत रही कि आसपास के इलाकों में आग फैलने से पहले ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन सवाल यही है कि ये आग कैसे लगी। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। असम से एक हैरत अंगेज खबर सामने आई है, जब कांग्रेस के सांसद पर हमला कर दिया गया। कांग्रेस सांसद इसमें बुरी तरह से जख्मी हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोगों की भारी भीड़ है। इस भीड़ के बीच एक शख्स क्रिकेट के बैट से हमला बोल देता है और जिस पर हमला करता हुआ दिख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि असम के रूपालीहाट क्षेत्र से चुने गए कांग्रेस सांसद हैं। ब्लू रंग के हेलमेट में कांग्रेस के सांसद रकीबुल हुसैन हैं। कांग्रेस सांसद स्कूटी पर सवार हैं और शख्स जैसे ही हमला करता है खुद को बचाने की कोशिश में वो स्कूटी से गिर जाते हैं। सांसद महोदय के साथ उनके निजी सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं। उन्हें हमलावरों से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वीडियो में आप देख सकते हैं कि बदमाशों ने उनके सुरक्षा कर्मियों पर भी हमला बोल दिया। हमलावरों के चेहरे काले कपड़े से ढके हुए थे। ये घटना तब हुई जब सांसद रकीबुल हुसैन पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। इस हमले के बाद कांग्रेस सांसद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वारदात के बाद हमलावर फरार है, जबकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
गाजा और इजराइल के बीच चल रही भीषण युद्ध अब खत्म हो चुकी है और दोनों देशों में युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव सौंप दिए हैं। चारों तरफ हमास का लहराता झंडा, सैकड़ों की संख्या में हमास के लड़ाके, लेकिन तैयारी इजराइल के खिलाफ युद्ध की नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच हुए युद्ध विराम के समझौते के तहत अपना वादा निभाने की है। और ये तस्वीर उसी की तैयारी की है जब हमास और इजरायली सेना आमने सामने हुई। युद्ध विराम के समझौते के तहत हमास ने इजराइल को 4 बंधकों के शव लौटा दिए, जिसमें एक 9 महीने का बच्चा और मां का शव शामिल है, जबकि बच्चे के पिता यार्डन बेबाज को इस महीने की शुरुआत में ही रिहा कर दिया गया था। इन लोगों को अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमले के दौरान हमास ने अगवा कर लिया था। ये पहली बार है जब हमास ने युद्ध विराम के बीच बंधकों के शव लौटाए हैं। इजराइल ने साफ किया है कि जब तक डीएनए जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वो आधिकारिक तौर पर उनकी पहचान की पुष्टि नहीं करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने रेड क्रॉस की ओर से ताबूतों की प्राप्ति की पुष्टि कर दी है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन क्या यूक्रेन पर सबसे ज्यादा भारी पड़ने जा रहा है? ट्रंप जिस तरह जेलेंस्की पर लगातार हमले कर रहे हैं, उससे साफ है कि अमेरिका यूक्रेन पर दबाव बनाकर उसे युद्ध से दूर करना चाहता है। 3 साल से ऊपर चले रूस यूक्रेन युद्ध को किसी भी कीमत पर समाप्त करने की बात कर रहे डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनके मुताबिक जेलेंस्की मामूली कॉमेडियन है, जेलेंस्की तानाशाह हैं, वो यूक्रेन को खो देंगे। साफ है कि ट्रंप जेलेंस्की के रवैये से नाराज हैं। वैसे भी उनकी कारोबारी बुद्धि उन्हें बता रही है कि यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप अपने संसाधन लगा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका यूरोप ने यूक्रेन से हाथ खींच लिया तो यूक्रेन का क्या होगा? खास बात यह है कि रूस के प्रति ट्रंप की उदारता बढ़ती जा रही है। उन्होंने खुलकर कहा है कि रूस युद्ध खत्म करने के पक्ष में है। जाहिर है ट्रंप की मेज पर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो भी समझौता होगा उसमें बड़ा हिस्सा रूस के खाते में जाएगा। ये इशारा ट्रंप कर ही चुके हैं कि रूस को अमन के बाद भी मौजूदा क्षेत्र से पीछे हटने की जरूरत नहीं है। तो सवाल है, ऐसी हालत में यूक्रेन क्या करेगा? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आज अपना नवा बजट पेश किया और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,08,776 करोड़ का ये बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए कई बड़े ऐलान भी यहां किए गए। यूपी सरकार के बजट में यूपी के युवाओं के लिए कई सौगातें हैं। अब मेधावी छात्रों को पात्रता के आधार पर स्कूटी मिलेगी, युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, साथ ही 4 नए एक्सप्रेसवे का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। 2025-26 का जो बजट है, यह भारत की सनातन संस्कृति को समर्पित सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा पर गरीब, अन्नदाता किसान, युवा, महिला के उत्थान को समर्पित है। हालांकि अखिलेश यादव ने इसे दिशाहीन बजट बताया है। बिना विजन के बजट आए हैं, कोई रोड मैप तैयार नहीं था सरकार का कि किस दिशा में हम लोगों को उत्तर प्रदेश को ले जाना है। बजट में कई अहम बातें हैं। यूपी सरकार ने कैंसर की दवाइयों को सस्ते करने की दिशा में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कैंसर केयर सेंटर बनाने का निर्णय भी इस बजट में लिया गया है। मथुरा के कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ा हादसा टल गया। यहां पर एक खाली प्लॉट पर स्थित मोबाइल टावर में अचानक से आग लग गई थी। मोबाइल टावर से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग के विकराल रूप लेने से लोगों में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। घनी आबादी और संकरी गलियों के चलते दमकल की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मोबाइल टावर कंपनी के प्रतिनिधि भी घटना स्थल पर पहुंचकर आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। हादसा तो पब्लिक ने हल्ला मचाया, जब पता चला हम तो सो रहे थे, सोकर के जैसे उठते ही सीधे पहले बाहर भागे हम। करीब आधे घंटे बाद जब आग बुझी तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। लोगों ने घनी आबादी में लगे टावर का विरोध किया और प्रशासन पर सवाल भी उठाए कि आखिर घनी आबादी में टावर लगाने की अनुमति कैसे दी गई। लोगों का कहना है कि संकरी गलियों में मोबाइल टावर लगाना कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। बिहार में इतिहास में खो चुके एक प्राचीन शहर की तलाश के लिए पुरातत्व विभाग ने अनुमति मांगी है। गया के कुरकीहार में बौद्ध मठ होने की बात कही गई है।
बीते कुछ सालों में गया के कुर्कीहार गांव से कांसे की कई मूर्तियां खोजी गई हैं। इनमें से कई मूर्तियों को पटना म्यूजियम और दुनिया भर के दूसरे म्यूजियमों में भेजा जा चुका है। इन कांसे की मूर्तियों पर कई शिलालेख 9वीं शताब्दी के पाल वंश के शासकों के हैं। गांव के पुजारियों के मुताबिक पाल वंश की कई पत्थर की मूर्तियां खोजी गई हैं। इनमें से कुछ स्थानीय मंदिर में रख दी गई हैं। यहाँ मूर्तियाँ इतना काफी मात्रा में है कि जो कुछ कहा नहीं जा सकता। और यहाँ का मूर्तियाँ है सो पूरे विश्व में नामित है। यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार कुर्कीहार में बहुत बड़ी वास्तुकला संपदा है, जिसके लिए उचित उत्खनन की आवश्यकता है। कुर्कीहार में एक प्राचीन शहर और बौद्ध मठ था। यहाँ ईंटों का एक विशाल टीला और एक बड़े मठ के अवशेष हैं। बौद्ध अवशेषों का मुख्य टीला लगभग 25 फीट ऊंचा है। हाल ही में पुरातात्विक खजाने को उजागर करने और क्षेत्र के सांस्कृतिक इतिहास का पता लगाने के लिए ASI के पटना सर्कल ने गाँव में खुदाई के लिए हेडक्वार्टर से मंजूरी मांगी है। ऑस्ट्रेलिया के एक वीरान समुद्र तट के पास 157 डॉल्फिन का झुंड फंसा हुआ है। इसमें दर्जनों डॉल्फिन की मौत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया द्वीप के एक वीरान समुद्र तट पर दर्जनों डॉल्फिन मरी हुई पाई गईं। पर्यावरण अधिकारियों के मुताबिक इस निर्जन समुद्री तट पर 48 घंटे के भीतर 157 डॉल्फिन का एक झुंड फंस गया। जिंदा बची डॉल्फिन को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये सभी बड़ी डॉल्फिन प्रजाति की हैं जो समुद्र की गहराई में पाई जाती हैं। इन्हें आमतौर पर फॉल्स किलर व्हेल के तौर पर जाना जाता है। ऑर्का जैसी दिखने के कारण ही इन्हें ये नाम दिया गया है। डॉल्फिन की ये प्रजाति 6 मीटर लंबी होती है और इसका वजन करीब 1 टन होता है। इंसानों के लिए इन्हें खतरनाक माना जाता है। इतनी बड़ी संख्या में ये डॉल्फिन समुद्र तट पर कैसे आ फंसी, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। जानकारों का मानना है कि इनके पोस्टमार्टम के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी। पिछले 50 साल में ये पहला मामला है जब इतनी बड़ी तादाद में डॉल्फिन का झुंड समुद्र किनारे फंसा हुआ है। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक और बाघ को राजाजी नेशनल पार्क भेजा जा रहा है। ये 5वां बाघ है जिसे राजाजी नेशनल पार्क शिफ्ट किया जाएगा। उत्तराखंड में बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से बाघों को राजाजी नेशनल पार्क भेजने का फैसला लिया गया था। अब तक 4 बाघ राजाजी नेशनल पार्क में शिफ्ट हो चुके हैं। अब 5वें बाघ को भेजने की तैयारी है। कॉर्बेट प्रशासन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। राजाजी नेशनल पार्क के पश्चिमी हिस्से में पहले बाघों की आबादी काफी कम थी। वन्य जीव विशेषज्ञों के अनुसार पार्क के इस क्षेत्र में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, लेकिन बाघों की कमी के कारण जैव विविधता को नुकसान हो रहा था। इस समस्या के समाधान के लिए वन विभाग ने 2020 में बाघ पुनर्स्थापन परियोजना शुरू की, जिसके तहत कॉर्बेट से स्वस्थ बाघों को राजाजी स्थानांतरित किया जा रहा है ताकि यहाँ भी बाघों की संख्या में इजाफा हो सके। अब तक 2 नर और 2 मादा बाघों को सही सलामत राजाजी नेशनल पार्क भेजा जा चुका है। जानकारों का मानना है कि इस पहल से इलाके में बाघों के जीन पूल को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। हेलो मोटो। Motorola, India's leading 5G smartphone brand. और अब आपको दिखाते हैं मोटोरोला प्रेजेंट्स वीडियो ऑफ द डे। आज का वीडियो रायबरेली से है। रायबरेली में दिखी राहुल गांधी की भक्त। तो इसी के साथ न्यूज हेडक्वार्टर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। यहां पर इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए एनडीटीवी। नमस्कार।